सोशल और साइबर अपराधियों का कनेक्शन। सरकार ने बैठाई जांच। साइबर फ्रॉड से जरा संभल कर। पूरे देश में जामताड़ा की ब्रांच। राजस्थान के मेवात को गैंग ने बनाया निशाना। चालीस गांवों में 2 लाख से अधिक सिम ब्लॉक। पत्थरबाजों में साइबर अपराधी भी शामिल। सोशल मीडिया और साइबर अपराधियों का कनेक्शन सामने आ रहा है। इस प्रकार के इनपुट मिलने के बाद हरियाणा सरकार ने इसी एंगल पर जांच बैठा दी है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने इस संबंध में आईटी एक्सपर्ट के साथ साथ 2 पुलिस अधिकारियों की कमेटी गठित की है। 3 सदस्यीय कमेटी 20 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक हिंसा से पहले और हिंसा के बाद तक सोशल मीडिया पर पोस्ट और वीडियो की स्कैनिंग करेगी। ये कमेटी फेसबुक, व्हाट्सएप चैट, ट्विटर, यूट्यूब समेत अन्य सोशल साइट्स पर चले मैसेज और पोस्ट की जांच करेगी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद यह सामने आया कि सोशल मीडिया पर उत्तेजनात्मक पोस्ट डालने के बाद दंगे हुए तो उन आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट के साथ साथ अन्य धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर मोनू मानेसर के साथ साथ कांग्रेस के एक विधायक की कई माह पुरानी वीडियो खूब शेयर की जा रही है। हिरासत में लिए गए आरोपियों में कुछ साइबर अपराधों में शामिल रहे युवक भी हैं। ऐसे में आशंका व्यक्त की जा रही है कि घटना के पीछे साइबर अपराधियों का कनेक्शन तो नहीं। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि दंगाइयों ने खासकर साइबर थाने को निशाना बनाया और थाने के वाहनों को आग लगा दी। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि 27 और 28 अप्रैल को हरियाणा पुलिस ने मेवात के 14 उन गांवों में एक साथ रेड की थी जो साइबर अपराधों के गढ़ बन चुके हैं। करीब 5000 पुलिस कर्मचारियों ने एक साथ 320 स्थानों पर रेड की थी और भारी मात्रा में मोबाइल और अन्य उपकरण बरामद किए थे। इस दौरान 66 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद से भी साइबर अपराधियों पर पुलिस की 10 टीमें लगातार निगरानी रख रही है। इसके बाद साइबर अपराध में कमी आई। आशंका जताई जा रही है कि इसी सख्ती के चलते अपराधियों ने न केवल यात्रा को निशाना बनाया बल्कि पुलिस पर भी गोलियां दागी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नू हिंसा को लेकर बयान दिया कि नू हिंसा में तथ्यात्मक चीजों को एकत्रित किया जा रहा है। कोई भी छोटा या बड़ा हो, जिसने भी इसकी साजिश की है, जिसने भी इसकी इंजीनियरिंग की है, जिसने भी ये षड्यंत्र रचा है, जिसने भी ये जहर घोला है, उसको माफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनको पहले बेनकाब करेंगे। हम तथ्यात्मक तरीकों से षड्यंत्रकारी को नहीं बख्शेंगे। लोगों के साथ लूट का खेल बढ़ता जा रहा है। वो पूरे देश में पांव पसार रहे हैं। अब जामताड़ा गैंग हर शहर, हर गांव तक पहुंच चुका है। सावधान, ये गैंग कई तरीकों से लूट रहा है पैसे। इनका एक ही मकसद है, आपके बैंक अकाउंट को खाली करना, और इसके लिए इनके पास इतने तरीके हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इस काम को अंजाम देने के लिए इस गैंग ने नया ठिकाना बनाया। हरियाणा के मेवात जिले को, मेवात की सीमाएं राजस्थान से जुड़ी हैं। यहाँ के करीब 40 गांव में जामताड़ा गैंग के लोग अपनी पकड़ बना चुके हैं और अब वहीं से पूरे देश में पांव पसार रहा जामताड़ा गैंग। जामताड़ा में पुलिस की सख्ती के बाद ये गैंग देश के अलग अलग हिस्सों में अपना ठिकाना खोज रहा था। मेवात जिले से इनकी पकड़ हरियाणा और राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश और दिल्ली तक भी आसानी से रहती है और इसीलिए इस गैंग के लोगों ने मेवात को अपना ठिकाना बनाया। मेवात के अलावा राजस्थान के आसपास के जिले भरतपुर और अलवर तक भी ये फैले हुए हैं। इसने करीब 40 गाँव को मार किया जहाँ इस गैंग के लोग सक्रिय हैं। जामताड़ा गैंग के इन बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई का एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत पुलिस ने इस इलाके के करीब 40 गांव के 2 लाख से अधिक सिम बंद कर दिए। माना जा रहा है कि इन सिम के जरिए ही ये गैंग पूरे देश में साइबर फ्रॉड का काम कर रहा था। सिम ब्लॉक करने से इनकी ठगी कुछ समय के लिए बंद हो पाएगी। यहाँ कई राज्यों की पुलिस कर रही छापेमारी। दरअसल ये लोग यहाँ बैठकर देश के अलग अलग हिस्सों के लोगों के साथ ठगी करते हैं, जिससे इन लोगों की पहचान करना मुश्किल होता है। जिस शख्स को ये अपना टारगेट बनाते हैं वो उस इलाके या उस राज्य में अपने रिपोर्ट दर्ज करवाता है जहां उसके साथ ठगी हुई है। जांच शुरू होती है,
तो जब तार यहां से जुड़ते हैं तो उस राज्य की पुलिस यहां आती है। यही वजह है कि इन लोगों पर एक साथ कार्रवाई नहीं हो पाती। छोटे छोटे घरों में रहकर पूरे देश के लोगों से ठगी। अब तक हरियाणा के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की पुलिस छापेमारी के लिए यहां आ चुकी है। लेकिन इसके बावजूद इसके छोटे छोटे घरों में रहकर इनका ठगी का काम बदस्तूर जारी है। कई साइबर ठग यहां से गिरफ्तार हो चुके हैं। माना जा रहा है कि इस तरह 2 लाख से अधिक सिम ब्लॉक करने पर इन पर लगाम लग सकती है। इनका काम ही इन फर्जी सिम के आधार पर होता है। फर्जी सिम, फर्जी बैंक अकाउंट, यहां तक कि फर्जी कॉल सेंटर खोलकर ये पूरे देश में जालसाजी का नेटवर्क फैलाते हैं। ये होशियारी से अपना काम करते हैं कि लोग इनके जाल में फंस ही जाएं। हरियाणा के नूह इलाके में जारी बवाल के बीच अब साइबर थाने में आगजनी की खबर भी सामने आई। कहा जा रहा है कि 31 जुलाई को हुए उपद्रव में बड़ी भूमिका सोशल मीडिया के जरिए फैलाए गए मोनू मानेसर समेत तमाम वायरल वीडियो और संदेशों की भी थी। मगर साइबर पुलिस स्टेशन को निशाना बनाए जाने के पीछे यही वजह नहीं है। दरअसल मेवात का ये इलाका देश भर में साइबर अपराधों की राजधानी बनता जा रहा है। हनी ट्रैप, वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ठगी, ऑनलाइन बैंक खातों में फ्रॉड से लेकर OLX जैसी साइट पर खरीद बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी कर ली जाती है। आलम यह है कि साइबर ठगी के दौर में नूह आज की तारीख में झारखंड के जामताड़ा को पीछे छोड़ चुका है। हरियाणा के मेवात में हाल का दंगा चर्चाओं में। इन सांप्रदायिक दंगों में मचाए गए उत्पात में सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा। इसी क्रम में आपने पढ़ा होगा कि एक साइबर थाने की दीवार को बस से गिरा दी गई और साइबर थाने पर भी हमला बोल दिया गया। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि इन उत्पादियों ने साइबर थाने पर हमला क्यों किया। आपने झारखंड के जामताड़ा का नाम जरूर सुना होगा। जामताड़ा आज देश ही नहीं विदेशों में भी साइबर क्राइम का भारत में सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। यहाँ होने वाले साइबर क्राइम को लेकर फिल्में बन चुकी है। ऐसा ही कारनामा हरियाणा के मेवात में होता है। मेवात जामताड़ा के बाद साइबर क्राइम का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। अब आप समझ गए होंगे कि मेवात के उत्पादियों ने साइबर थाने पर अपना गुस्सा क्यों निकाला। मेव मुस्लिमों के कारण नाम है मेवात। हरियाणा के जिस इलाके में इतनी बड़ी सांप्रदायिक हिंसा हुई वो दरअसल मेव मुस्लिमों का इलाका है। मेवात इलाके में करीब 500 सालों से मेव मुस्लिम रह रहे हैं। इस समुदाय की सबसे बड़ी विशेषता है कि इनकी बहुत सारी परंपराएं हिंदुओं से मिलती जुलती है। चूंकि मेव मुस्लिमों का इतिहास काफी पुराना है तो जाहिर है इतिहासकारों की भी इन पर नजर है। लेकिन एक तरफ जहां कुछ इतिहासकार मेव मुस्लिमों को ईरान से आकर भारत में बसा हुआ मानते हैं तो वहीं कुछ का मानना है कि ये मेव हिंदू राजपूत, जाट, आहिर और मीणा से 15वीं से 17वीं शताब्दी में मुसलमान बने। मेव मुस्लिम राजस्थान के निकटवर्ती अलवर और भरतपुर में भी है। वर्चुअल वर्ल्ड में साइबर क्राइम की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। जरा सी चूक का फायदा उठाकर साइबर ठग आपको कंगाल कर सकता है। साइबर ठग हर बार हर ग्राहक को ठगने के लिए अलग अलग पैटर्न का इस्तेमाल करता है। कभी फिशिंग मेल के जरिए ठगी की जाती है तो कभी OTP के जरिए। क्या होता है साइबर क्राइम? साइबर क्राइम ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क, डिवाइस या नेटवर्क के जरिए ठगी की जाती है। साइबर अपराधी इसके जरिए प्रीवसी से लेकर पैसे तक उड़ा ले जाते हैं। डेटा हैकिंग, फिशिंग मेल, OTP फ्रॉड, मोबाइल फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन जैसे तमाम अपराध हैं जिन्हें साइबर अपराधी अंजाम देते हैं। साइबर क्राइम से जुड़े मामलों को पुलिस और केंद्रीय एजेंसी दोनों डील करती हैं। होते हैं तो www.cybercrime.gov.in लिंक पर जाकर अपनी शिकायत रजिस्टर करवाएं। पुलिस स्टेशन में जाकर साइबर सेल में अपने खिलाफ हुई धोखाधड़ी के बारे में जानकारी दें। साइबर अपराधों से जुड़े मामलों की शिकायत हेल्पलाइन नंबर 155260 पर की जा सकती है। बैंक अकाउंट से जुड़े फ्रॉड के मामले भी यहीं दर्ज कराए जा सकते हैं। साइबर सेल में कैसे करें शिकायत? अगर आपके साथ बैंकिंग फ्रॉड हुआ तो अपना बैंक अकाउंट, ट्रांजैक्शन डिटेल्स और अपने बैंक कार्ड से संबंधित विवरण पुलिस को दें। अगर आपके पास सबूत के तौर पर स्क्रीनशॉट्स हैं तो उन्हें भी दें। जैसे ही आप ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कराते हैं आपकी एक आईडी क्रिएट होती है। आईडी और पासवर्ड याद रखें। पुलिस बैंक से संपर्क करती है। कई मामलों में पैसे रिकवर हो जाते हैं, कई मामलों में ऐसा कर पाना नामुमकिन सा हो जाता है। कैसे कटघरे में लाए जा सकते हैं साइबर अपराधी? साइबर क्राइम से जुड़े ज्यादातर मामले IT एक्ट 2000 के तहत चलते हैं। अपराधियों के खिलाफ धारा 43, 65, 66 और 67 के तहत केस चलते हैं। IPC की धारा 420, 120B और 406 के तहत भी केस चल सकता है। क्या बैंकिंग फ्रॉड के शिकार लोग वापस पा सकते हैं पैसे?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक अगर आप बैंकिंग फ्रॉड के शिकार हुए हैं तो 90 दिनों के भीतर संबंधित बैंक को अपने साथ हुई घटना के बारे में सूचित करें। कैसे फ्रॉड हुआ इसकी जानकारी बैंक को जरूर दें। अगर आपकी लापरवाही की वजह से पैसे नहीं कटे हैं तो पूरा पैसा बैंक रिफंड करने के लिए बाध्य है। अगर आपके ओटीपी या जरूरी विवरण शेयर करने की वजह से फ्रॉड हुआ है तो जितनी रकम गई है उसे बैंक रिफंड करे, ये जरूरी नहीं। बैंक को सूचना देने के बाद भी अगर फ्रॉड होता है तब आपके पैसे रिफंड हो सकते हैं। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए क्या करें? सोशल मीडिया पर अपनी गोपनीय जानकारियां कभी शेयर ना करें। कभी भी किसी भी स्थिति में ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें। एक ओटीपी शेयर करने की वजह से आप कंगाल हो सकते हैं। ऐसे कई मामले आए हैं जब लोगों ने ओटीपी, बैंकिंग विवरण शेयर कर लाखों कमाए। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का पिन, सीवीवी नंबर किसी के साथ शेयर ना करें। आधार और पैन कार्ड के विवरण भी किसी से शेयर ना करें। साइबर क्राइम से बचा